अत्याचारी पति, गर्भवती पत्नी का दूसरा भाग। अंजलि गर्भवती थी। ये बात पता चलने के बाद उसने खुदकुशी करने वाला फैसला बदल लिया था। जिस शराब पीने के कारण उसके पिता उससे दूर हो गए थे, उसी शराब के कारण उसका पति भी अगर उससे दूर हो जाएगा तो उसके होने वाले बच्चे को पिता का प्यार नहीं मिलेगा। इस बात से वो बहुत डरती थी। अगर एक बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा तो उसको कितना दुख होगा और वो जिंदगी कैसी होगी, ये बात अंजलि को बहुत अच्छे से पता थी। हमेशा वो यही चाहती थी कि उसके बच्चे को ऐसी परिस्थिति कभी ना आए। फिर एक दिन अंजलि हिम्मत जुटाकर अपने पति को ये बात बताती है कि वो माँ बनने वाली है। अरे तो मैं क्या करूं? मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तुमने तो कहा था कि कुछ जरूरी बात करनी है। 10 मिनट से कुछ नहीं बोल रही थी, अब जाकर बोला तुमने। इसमें जरूरी बात क्या है? तुम्हारी वजह से मैं आधा घंटा लेट हो गया। इतना कहकर विनोद घर से चला जाता है। उसको बच्चा होने वाला है ये बात जानने के बाद भी विनोद बिल्कुल खुश नहीं हुआ था। इस बात से अंजलि को बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इस तरह कुछ हफ्ते गुजर गए थे। एक दिन अंजलि की सास और ससुर अंजलि का स्कैन करवाने के लिए उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद अंजलि की सास और ससुर ये बातें करने लगे कि अगर अंजलि के कोख में पल रहा बच्चा लड़का हो तो ठीक है, लेकिन अगर लड़की होगी तो अभी के अभी वो अंजलि का एबॉर्शन करवा देंगे। ये सारी बातें अंजलि सुन लेती है। देखिए डॉक्टर, आप भी तो एक औरत ही है ना। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे कोख में पल रहे बच्चे की जान चली जाए। मुझ पर दया कीजिए और मेरे घर वालों से कहिए कि मेरे कोख में पल रहा बच्चा लड़का है। देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी कोख में पल रहा बच्चा लड़का ही है। तुम्हें इसके बारे में डरने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर की कही बातें सुनकर अंजलि तो बहुत खुश हो जाती है और इस बात से बहुत दुखी भी हो जाती है कि अगर उसकी कोख में लड़की होती तो वो लोग उस मासूम की जान ले लेते थे। ये सोचकर भगवान को धन्यवाद कहती है कि भगवान ने उसे ऐसी परिस्थिति से बचा लिया है। जब वो अस्पताल से घर पहुंचे थे तो उसकी सास आरती की थाल लेकर आ जाती है और उसकी नजर उतारकर घर में स्वागत करती है। आओ बहू आओ, अंदर आओ। तुम्हारी कोख में हमारा घर का वारिस पल रहा है। आज से इस घर की बहू के सारे हक तुम्हें दिए जाएंगे। आखिर ये सारी जायदाद का वारिस आ रहा है, मेरा पोता। इस तरह बहुत ही धूमधाम से उनकी बहू का स्वागत होता है। अंजलि के ससुर ने उसके लिए ढेर सारी बनारस की साड़ियाँ और सोने के जेवर भी लाकर दिया था। अंजलि को देखने के लिए हर दिन कोई न कोई आता जाता रहता था और अंजलि की सास हर दिन उन लोगों के सामने अंजलि को एक नई बनारस की साड़ी और नए नए गहने पहनाकर उनके सामने बैठाया करती थी। इस तरह एक दिन अंजलि के ससुर का एक दोस्त था जिसका नाम प्रसाद था। वो उस दिन घर आ जाता है। अरे वाह, बिल्कुल महालक्ष्मी की तरह दिख रही है। अब जाकर हमारे घर की बहू लग रही है। और नहीं तो क्या भाई साहब, हमारे घर की जो बहू है, इतना तो लगना ही चाहिए उसे। देखो बहू अंजलि, यही मेरा बिजनेस पार्टनर है। हमारी सारी फैक्ट्रीज, हमारे सारे बिजनेस यही संभाल लेता है। मैं तो बस नाम का हूँ, जो ऐसे ही उसके पास खड़ा रहता हूँ। मेरा सारा काम यही संभालता है। मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है। जब से ये मुझे मिला था तभी हमारी सारी जायदाद दुगनी हो गई है। तुम्हें एक और बात बताऊं, मैं अपने बेटे से भी ज्यादा विश्वास इसी पर करता हूँ। उनकी सारी बातें सुनकर अंजलि ने अपना सर हिलाया था। इस तरह कुछ महीने गुजर गए थे और अंजलि को बच्चा होने में बहुत कम समय ही था।
विनोद, विनोद, अरे जल्दी उठो, तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया है। जल्दी चलो, उनको अस्पताल लेकर जाते हैं। अरे उठो ना। अरे तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज है कि नहीं? क्यों जगा रही हो मुझे नींद से? जाओ यहाँ से। विनोद की माँ वहां से रोती हुई चली जाती है, लेकिन उससे पहले ही अंजलि ने एम्बुलेंस को फोन भी कर दिया था और एम्बुलेंस आती है और उसके ससुर को हॉस्पिटल पहुंचा देती है। दूसरे दिन विनोद की माँ विनोद पर बहुत गुस्सा हो जाती है। अपने पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया था और बेहोश होकर तुम सो रहे थे। तुम कैसे बेटे हो? तुम्हारे लिए उन्होंने इतनी मेहनत की और पैसा पैसा तुम्हारे लिए जमा रहे हैं वो। तुम्हें तो इतना भी प्यार नहीं है अपने पिता के लिए। तुम कैसे बेटे हो? अरे माँ, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं तो बहुत नशे की हालत में था। मैंने क्या बात की थी मुझे खुद याद नहीं है। हाँ हाँ, तुम्हें याद कैसे रहेगा कुछ? हर दिन उस शराब के नशे में जो होते हो। तुम तो बहुत गैर जिम्मेदार हो। विनोद की माँ की कही बातें सुनकर विनोद को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो घर से बाहर चला जाता है। वो देखकर विनोद की माँ फिर से चिल्लाने लगती है कि जरूर फिर से शराब के लिए ही गया होगा। ये तो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। ये सब कहकर विनोद की माँ चुप हो जाती है। फिर उसके दूसरे दिन अंजलि के ससुर को हॉस्पिटल से घर लाया गया था। उनके घर पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद एक लॉयर भी उनके घर पहुंच जाता है। देखिए, ये घर प्रसाद जी के नाम है। उन्होंने आप पर केस किया है कि दोस्त मानकर उन्होंने आपको सहारा क्या दे दिया। आप लोगों ने उनसे जबरदस्ती उनका घर छीना है। तो आपको ये घर अभी छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना हमको लीगली प्रोसीड होना पड़ेगा। इतना कहकर वो लॉयर वहां से चला जाता है। फिर विनोद का पिता बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जितने भी लोगों को जानता था सभी लोगों को फोन्स करने लगता है। उसने विनोद को भी बहुत बार फोन किया था, लेकिन विनोद ने तो उसका फोन ही नहीं उठाया था। इसी तरह बहुत देर करने के बाद विनोद ने फोन उठाया था। फोन उठाते ही उसके पिता ने उसे घर बुलाया था। जैसे ही वो घर पहुंच जाता है, सारी बात विनोद को बता देता है। अरे तो अब मैं क्या करूं? आप ही कहते थे कि मेरा दोस्त, ये कह कहकर सारी चीजें उसे ही दिया करते थे। अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किससे बताऊं? हमारी सारी जायदाद, सारा पैसा चला गया। बेटा अंजलि, अब तुम ही उसे कुछ समझाओ। क्या समझाऊं अब मैं बाबूजी? आपने तो कहा था कि आप अपने बेटे से ज्यादा अपने दोस्त पर विश्वास करते हैं। आपको तो चाहिए था कि अपने बेटे को जिम्मेदारी समझाएं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया और अपने दोस्तों के साथ उनको सारा गांव घूमने की इजाजत देते हैं। जब आपने उन्हें कभी नहीं ये समझाया कि शराब पीना गलत बात होती है और पत्नी पर हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप होता है। जब आप कुछ नहीं समझा पाए तो मैं उनको क्या समझा पाऊंगी? शराब के नशे में डूबकर गलत रास्ता अपनाते हुए भी आपने कभी उन्हें रोका नहीं था। क्या समझाऊं कि माँ बाप को शराब के नशे में भूल जाना गलत है या शराब पीना ही गलत है? हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? हमारा सारा घर, हमारा सारा परिवार सड़क पर आ जाएगा। हाँ बहू, जिस पैसे का हमें घमंड था वो सारा ही हमारे हाथ से चला गया। पता नहीं अब हम सारे लोग कैसे जिएंगे। आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया, इस बात का आपको बिल्कुल दुख नहीं है। आपकी जायदाद क्या चली गई, आपको इतना दुख हो रहा है? जीने के लिए सिर्फ पैसा ही काफी नहीं होता है। प्यार और अपनापन जताने वाला भी अपने पास कोई होना चाहिए। उन लोगों की बातें चल ही रही थी कि एक और लॉयर वहां पहुंच जाता है और वो लॉयर अंजलि के पिता का एक दोस्त था और वो लॉयर अपने साथ सारी कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स लेकर आया था। तब जाकर विनोद के माता पिता ने चैन की सांस ली थी।
इस कहानी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इसका अगला भाग जरूर देखिए। तो बिना देर किए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।